Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 एंड आज का हमारा सेशन रहेगा करंट अफेयर्स का। तो हम हमेशा की तरह पहले अपने टॉपिक्स देखेंगे कि आने वाली क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड देन हम इसका करेंगे अपना करंट अफेयर्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे आज के हमारे टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी टेस्ट सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मेरठ में किया गया है। ठीक है साहब। दूसरा न्यूज रहेगा भारत में पहले राष्ट्रीय सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। पहला खेल इंडिया जल महोत्सव श्रीनगर की डल झील में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि भोपाल खजुराहो और उदयपुर हवाई अड्डे एआई ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ शीर्ष पर रहे हैं। यानी कि ये तीन न्यूज ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को देखेंगे। फिर हमारा भारत की अर्जेंटीना के साथ जो यात्रा रही है उसको देखेंगे। भारत और टोबैगो के साथ 6 समझौते भारत ने किए हैं। कौन कौन से वो समझौते हैं, किन क्षेत्रों पर वो किए गए हैं, हमने कल बात की थी भारत के प्रधानमंत्री की टोबैगो यात्रा के बारे में हमने बात की थी। बट आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से समझौते किए गए हैं। ठीक है, फिर एक हमारा न्यूज़ है इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है, क्या थीम है, क्या उद्देश्य है, सब डिस्कस करने वाले हैं। भारत के ओलंपिक पदक विजेता 2024 के कौन कौन से हैं, ठीक है, वो देखेंगे। टोक्यो 2020 में किन किन लोगों ने पदक जीते थे वो देखेंगे। और आईओसी ने भारत से संरचनात्मक चिंताओं को दूर करने के लिए कहा है, क्योंकि भारत ने ओलंपिक 2036 के लिए अपना प्रस्ताव भेजा है। भारत माता धार्मिक प्रतीक कैसे है, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस चीज को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहले न्यूज के साथ। बट उससे पहले आप समझिए कि एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद स्टैटिक। ठीक है, तो आज का ट्रेंड क्या है एग्जाम का कि आप करंट अफेयर्स भी पढ़िए और करंट अफेयर्स का जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, यानी कि उससे संबंधित जो भी स्टैटिक पार्ट है, यानी कोई संस्था अगर न्यूज़ में है, राइट, जैसे कि हम अगर बात करें, हमने भी बात की थी कि ये अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट क्या हुआ है, स्थापित किया, ये क्या है, क्यों स्थापित किया है, इस सब के बारे में आपको जब पता रहता है तो आप उस न्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। जब आप ऐसे कवर करेंगे तो क्या होगा, तो क्वेश्चन का ट्विस्ट भी आप समझ पाएंगे और जो संभावना है सॉल्व करने की वो ज़्यादा हो जाएगी और सिलेक्शन की प्रायिकता बढ़ जाती है। राइट, तो बढ़ेंगे हम फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर मेरठ में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? मेरठ में स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में स्थित रिमोट वेटरनरी कोर यानी कि आरबीसी सेंटर एवं कॉलेज में अपना पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है। इससे क्या होगा, इस सुविधा को आधिकारिक तौर पर 3 जुलाई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी मान्यता दे दी गई है। अभी हम जानेंगे कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्या होता है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है। राइट, इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है पहले हम ये देखेंगे, फिर हम बात करेंगे विश्व पशु संगठन के बारे में भी हम जानेंगे। तो इसके आधार पर क्या होगा, भारत के घोड़ों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर मान्यता मिलेगी। यानी कि इसके द्वारा क्या हमें फायदा मिलेगा कि जो भारत के घोड़े हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी, उनके जो मानक है। ठीक है, यह कंपार्टमेंट देश में अश्व गतिविधि को व्यवसाय विकास का भी समर्थन करता है। जब क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों में मान्यता मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो घोड़ों का व्यवसाय है, राइट, उसी गतिविधियों की बात करता है। आगे देखेंगे हम, इनमें खेल प्रजनन उच्च मूल्य वाले अश्व व्यापार भी शामिल है। यानी कि जो हाई वैल्यूड जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, उनका व्यापार, ठीक है, प्रजनन, उनके खेल संबंधित जो खेल हैं वो सब इसमें कवर होते हैं। इस प्रकार यह भारत की जैव सुरक्षा और रोग तैयारी ढांचे का मजबूत करता है। इस सुविधा को 5 प्रमुख अश्व रोगों से मुक्त घोषित किया गया है। जो सुविधा की गई है 5 रोगों से इन घोड़ों को मुक्त किया गया, किनसे? जिनमें इक्वाइन संक्रामक एनीमिया है,
इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन पिरोप्लाज्मामोसिस, ग्लैंडर्स और सुर्रा, इन सब से क्या है, अशुमुक्त हैं। ठीक है साहब, घोषित कर दिया है इसे अशुमुक्त, जो सेंटर है इसे अशुमुक्त घोषित कर दिया है, राइट। इसके अतिरिक्त भारत 2014 से अफ्रीका के हॉर्स सिकनेस, एक बीमारी है हॉर्स सिकनेस जो अफ्रीका से आती है, यानी कि अफ्रीकी हॉर्स सिकनेस एक बीमारी है जिससे भारत पहले ही कब 2014 में क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगर मैं बात करूं कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्या है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्या है, यह कब स्थापित किया गया था, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो पशु रोग का नियंत्रण, ठीक है, समर्थन और प्रचार करता है। ठीक है, यानी कि रोग क्या हो गया, जो रोग होगा उसका उसके बारे में क्या करेगा, प्रचार करेगा, समर्थन करेगा आपका। ठीक है साहब, क्लियर। और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। कब हुई है, कब हुई है साहब, इसकी स्थापना कब हुई है, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जो जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि जो जानवरों को रोग होते हैं उनके प्रसार को, उनको नियंत्रण करना और उनके प्रसार को रोकना। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1924 में स्थापित हुआ था। प्राइमरी उद्देश्य है कि जानवरों में होने वाली बीमारी को रोकना और उसका प्रसार होने से रोकना और उसको कंट्रोल भी करना। ठीक है, 1924 में इसको स्थापित किया गया था, राइट, क्लियर पॉइंट। तो आपको पता चल गया ये क्या है, ये हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारत में पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। देखो, दो वर्ड होते हैं, आधारशिला और शिलान्यास। इनका मतलब ये होता है कि अब इन संस्थाओं की नींव रखी गई है, अब ये बनेंगे। वहीं क्या होता है, उद्घाटन होना। ठीक है, और एक और वर्ड होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, उनका मतलब होता है कि बिल्डिंग या संस्था बन के तैयार हो गई है, अब वो कमीशन की जानी है, अब वो जनता के लिए ओपन की जानी, वो दूसरा वर्ड हो गया। ठीक है, तो आधारशिला से आप क्या समझेंगे कि अब यह स्टार्ट होगा बनना, यानी कि बना नहीं है, अब बनेगा। ठीक है, तो 5 जुलाई को गुजरात के आणंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। यानी कि पहला एक विश्वविद्यालय डेवलप किया जा रहा है, किसके लिए, सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में। ठीक है, यानी कि सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में अब एक यूनिवर्सिटी होगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूजन किया। तो मतलब जो सहकारिता मंत्री थे वो भी उपस्थित थे इस इवेंट में। यह पहल देश में सहकारी शिक्षा, नवाचार, रोजगार को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में हम इसे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, क्योंकि अब शिक्षा मिलेगी आपको, सहकारिता की भी शिक्षा मिलेगी, इनोवेशन भी होगा उसमें, और कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अब तक सहकारी से संबंधित कोई भी विश्वविद्यालय भारत में नहीं था, ये पहला खोला जा रहा है जिसकी आधारशिला रखी गई है। और कहाँ पे हो रहा है, गुजरात में ओपन हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, तो स्टेट भी याद रखेंगे, गुजरात में हो रहा है, पहला है तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित बहुविषयक कार्यक्रम पेश करता है। यानी कि जब हमने बात की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें हमने बताया था कि इस योजना की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन है, खासियत है, वो क्या है, लचीलापन, कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे ताकि वो अपने सुविधाजनक और तरीके से पढ़ाई कर सके। और बनाया गया है कि पढ़ाई का प्रयोग प्रैक्टिकल रूप में ज़्यादा यूज हो, ना कि हम रट्टू तोते पैदा करें। ठीक है, तो उसका यह मुख्य उद्देश्य था। उसी चीज़ को यहाँ पे क्या दिखाया गया कि उस बहुविषयक कार्यक्रम को यह पेश करता है। ठीक है साहब, अब बढ़ेंगे आगे हम। इसका उद्देश्य अगले 4 वर्षों के भीतर पूरे भारत में 200 से अधिक मौजूदा सहकारी संस्थानों को जोड़ना है। यानी कि अब सहकारी संस्थानों का जुड़ाव इससे होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी हमने ओपन की है, मतलब आधारशिला रखी है। ठीक है, भारत के लगभग 40 लाख सहकारी कार्मिक और 80 लाख बोर्ड सदस्यों की कौशल विकास और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अगले 5 वर्षों तक प्राथमिक कृषि ऋण समिति, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहकारी समितियों के लगभग 20 लाख कार्मिकों को प्रशिक्षित करेगा। यानी कि जो पहले से जुड़े हुए हैं सहकारिता में, ठीक है, चाहे हम बात कर लें पीएससीज की, चाहे हम बात करें डेयरी की, चाहे हम बात करें मत्स्य की, ठीक है, इन सभी व्यक्तियों को पहले क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले अपॉर्चुनिटी
इन व्यक्तियों को मिलेगी जो पहले से ही सहकारिता से जुड़े हुए हैं। देश भर में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण को मानकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाएगा। यानी कि आप याद रखेंगे, एक राष्ट्रीय नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा, एक राष्ट्रीय नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। क्यों विकसित किया जाएगा? जो उनके मानक को तय करेगा, मानक का जानकारी रखेगा। ठीक है साहब, आएंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं। रूस पहला देश बन गया है जिन्होंने तालिबान को क्या दिया है, सरकार के रूप में मान्यता दे दी है। सब डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। हम ये न्यूज़ पहले भी कवर कर चुके हैं, इसलिए हम इसमें कोई ऐड अप नहीं करेंगे, आप ये पढ़ लेना अपनी ओर से। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि पहला खेलो इंडिया जल खेल, याद रखना कौन सा खेल, जल खेल। जल खेल महोत्सव कहाँ हो रहा है? श्रीनगर में हो रहा है। श्रीनगर में कहाँ पे हो रहा है? डल झील में। तो दो चीज बन गई, डल झील कहाँ होती है? श्रीनगर में पड़ती है। और श्रीनगर में डल झील में क्या हो रहा है? पहली बार क्या हो रहा है? खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कब होगा? 21 से 23 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने महोत्सव की घोषणा की। ठीक है साहब, इस आयोजन का विस्तार खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है और इस साल की शुरुआत में दीव से इसे आयोजित किया जाएगा और पहला गेम दमन और दीव में खेला जाएगा। यानी कि दीव में जो इवेंट होगा, जो खेल स्टार्ट होंगे, वहां से इस इवेंट का प्रारंभ माना जाएगा। ठीक है, इस महोत्सव में 5 जल खेल शामिल है। कौन कौन से खेल शामिल है साहब? कौन कौन से खेल शामिल हैं? कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेसिंग और ड्रैगन बोट रेसिंग। ठीक है, इसमें 5 खेल शामिल किए गए जो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है साहब, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहेगा? खेलो इंडिया पहली बार भारत मेजबानी करेगा। दूसरी बात, कहाँ पे हो रहा है? श्रीनगर में हो रहा है। श्रीनगर में कहाँ पे होगा? डल झील में। दीव से इस खेल का प्रारंभ माना जाएगा और इस साल की शुरुआत में स्टार्ट हो जाएगा अब ये गेम। ठीक है, कब हो रहा है? 21 से 23 अगस्त तक यह गेम चलेगा, आप याद रखेंगे। ठीक है साहब, 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 400 से अधिक एथलीटों के प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। ठीक है, प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा किया जाएगा। चयन राष्ट्रीय आयोजन तकनीकी समिति द्वारा तय की गई योग्यता के आधार पर होगा। मंडाविया ने एशियाई जल खेलों में भारत की मजबूत स्थिति का उल्लेख किया। ये सब कोई यूजलेस चीज है नहीं, इसे आप ना भी याद रखें तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, आप इसे ना भी याद रखें तो हटा देंगे इसे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो भोपाल, खजुराहो और उदयपुर हवाई अड्डे एआई ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ स्कोर करने के साथ शीर्ष पर हैं। यानी कौन कौन से ऐसे हैं जो शीर्ष पर आए हैं? तो भोपाल, खजुराहो और उदयपुर। कौन कौन से साहब? भोपाल, खजुराहो और उदयपुर। भोपाल, खजुराहो और उदयपुर हवाई अड्डे एआई ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण हुआ है जिसमें शीर्ष पर आए हैं। ठीक है, भोपाल और खजुराहो कहाँ के हैं? दोनों ही हवाई अड्डे कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। जबकि उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। ठीक है, वहीं 60 सर्वेक्षण किए गए थे। ठीक है, शीर्ष पर रहे हैं। वहीं असम का रूपसी हवाई अड्डा, कौन सा? असम का रूपसी हवाई अड्डा। असम का रूपसी हवाई अड्डा कहाँ पे रहा है? सबसे लोएस्ट श्रेणी पे रहा है, सबसे कम श्रेणी पे रहा है। आप ये याद रखेंगे, यही सर्वेक्षण हुआ था जिसमें खजुराहो, भोपाल और उदयपुर हवाई अड्डे कहाँ थे? शीर्ष पर हैं। वहीं असम का रूपसी हवाई अड्डा सबसे नीचे था। तो अब 3 चीज याद रखेंगे। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? रूपसी हवाई अड्डा असम में रहेगा, ये आप याद रखेंगे। राजस्थान, उदयपुर हवाई अड्डा राजस्थान में है। भोपाल, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। तो हवाई अड्डे की लोकेशन आप याद रखेंगे और रेटिंग याद रखेंगे आगे के लिए। ठीक है, रेटिंग से क्वेश्चन की संभावना बहुत कम है, बट हवाई अड्डे से संभावना क्वेश्चन आ सकता है कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और सुन लीजिए। जैसे ही जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तो एक स्टेट में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आज का इन्फॉर्मेशन था तो मैंने शेयर कर दिया। अब आएंगे नेक्स्ट, ये हम न्यूज कवर कर चुके हैं इंदौर का, कि हर घर पर QR कोड लगाया जाएगा ताकि डिजिटल एड्रेस का एक कॉन्सेप्ट मिल सके। और इनके अधिकारियों का कहना है कि यह देश में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी कोई पहल आई है। ठीक है साहब, आएंगे हम नेक्स्ट की तरफ। अभी हमने बात की थी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता को लेकर, तो हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता से संबंधित क्या चीजें हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संबंधित दिवस क्या है 2025 कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 5 जुलाई 2025 को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? फिक्स डेट नहीं है, हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यानी कि अब की बार मनाया गया 5 जुलाई को, और डेट क्या है, तरीका क्या है मनाने का कि जुलाई के फर्स्ट वीक में फर्स्ट सैटरडे को जो भी डेट होगा उस डेट को मना लिया जाएगा। 2025 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में भी मनाया गया। ये आप याद रखेंगे कि 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में भी मनाया गया है। 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया है, आप याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट याद रखेंगे आप। चलो याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर आएंगे हम कोपैक सहकारिता के संवर्धन और उन्नति के लिए समिति आधिकारिक मेजबान है, और विषय क्या है? कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स ए बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें, एक मिनट है ना, ठीक है, तो ये अपन क्लियर है तक। चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौर के तीसरे चरण में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। तो पहली चीज आप क्या याद रखेंगे कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल जोस डी सैन मॉर्टन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और यह 57 वर्षों में बाद किसी प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। हालांकि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के लिए यात्रा की थी, बट ऑफिशियली आधिकारिक रूप में पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। ठीक है, क्लियर। यानी कि जब G20 के लिए गए थे तो वहां पर बहुत सारे नेता थे, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता 57 वर्षों बाद पहली बार होगी। ठीक है, तो दोनों ही बातों में आप डिफरेंस समझिए। ठीक, अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जहां पर हमने बात की थी टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ 6 समझौते किए। हम ये पहले कवर कर चुके हैं न्यूज, बट समझौते किस क्षेत्र में किए गए हैं वो आप समझ लीजिए। हमने कवर किया था इस कॉन्टेक्स्ट में कि इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता वो प्लीज लास्ट वीडियो प्रेफर कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई एम डैम श्योर कि जितना मैं कॉम्प्रिहेंसिव कवर करा रहा हूँ जीएस, कोई भी कवर नहीं कराएगा। ठीक है, जो मेरी क्लास अटेंड कर लेगा उससे हर पॉइंट जीएस का, उसके बाद वो कहीं भी जाकर कोई भी जीएस की क्लास ले ले, किसी टीचर से पढ़ ले, मेरी न्यूज़ जरूर मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो कौन से टॉपिक है? अवसंरचना, दवा, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, रक्षा प्रणाली, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और कृषि अनुसंधान। ठीक है साहब, तो ये वो टॉपिक हैं जिन पर भारत सरकार और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ समझौते किए गए हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं पहले, से थोड़ा सा स्पीड में मैंने इसे निकाल दिया है। राइट, अब हम आएंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज है मेरा इनोवेटिव फिजिशियम फोरम हुआ है, 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? आंतरिक चिकित्सा का भविष्य। क्या है विषय? आंतरिक चिकित्सा का भविष्य। यह कार्यक्रम चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो हमने इस इवेंट का देखा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि इस इवेंट के माध्यम से चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, और भाई ये सम्मेलन की मैं बात करूँ, सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। अध्यक्षता किसने की है? उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। ठीक है, और विषय क्या है? आंतरिक चिकित्सा का भविष्य है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? 4 चीजें हमें पता चल गई। अब हम बात करेंगे, थोड़ा पुरानी न्यूज है बट अभी नया डाटा ऐड नहीं हुआ, तो इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है। मनु भाकर को कांस्य मिला था महिलाओं में 10 मीटर की एयर पिस्टल की शूटिंग के लिए। वहीं मनु भाकर को और सर्वोजीत सिंह को कांस्य मिला था मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए। स्वप्निल कुशाले कांस्य मिला है पुरुषों की 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन शूटिंग के लिए। वहीं भारतीय हॉकी टीम को
कांस्य पुरस्कार मिला था पुरुषों की हॉकी के लिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा को रजत मिला था पुरुष भाला फेंकने में, और अमन सहरावत को कांस्य मिला था पुरुषों की 57 किलोग्राम की कुश्ती में। तो आप ये याद रखेंगे। और ये थे हमारे भारत के ओलंपिक पदक विजेता 2024। क्योंकि ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत ने 2036 की ओलंपिक मेजबानी के लिए प्रस्ताव दिया है। अभी हम वो भी कवर करने वाले हैं आगे। ठीक है, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑन डिस्प्ले। तो अगर हम बात करें पदक, टोक्यो के जो गेम होते हैं उनकी बात करें तो मीराबाई चानू रजत मिला था इनको, लवलीना बोरगोहेन इनको कांस्य मिला था, पीवी सिंधु को कांस्य मिला है, रवि कुमार सिन्हा दहिया को रजत मिला था, भारतीय हॉकी टीम को कांस्य मिला था पुरुष हॉकी में, बजरंग पूनिया को कांस्य मिला था, और नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक यहाँ पे मिला था। टोक्यो गेम्स 2020 की बात कर रहे हैं हम, टोक्यो गेम्स 2020 की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है साहब, क्लियर। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि आईओसी ने भारत से संरचनात्मक चिंताओं को दूर करने के लिए कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भारत ने 2036 के लिए जो ओलंपिक गेम्स होने हैं उनके लिए अपना प्रस्ताव दिया है मेजबानी करने के लिए। ठीक है, तो आईओसी ने क्या रिकमेंड किया है कि भारत ने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है। ठीक है साहब, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्या बोला है कि भारत में प्रशासनिक मुद्दे और बढ़ते डोपिंग उल्लंघनों पर प्रति चिंताओं को उजागर किया है। यानी कि डोपिंग के जो मामले वो ज़्यादा हैं, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है, उनके अकॉर्डिंग उन पर काम करना होगा, ये कहना है। विश्व निकाय का कहना है कि ओलंपिक की मेजबानी पर गंभीरता से विचार करने से पहले देश को प्रशासनिक, नियामक और खेल पहलुओं पर बहुत कुछ करना है। यानी कि ये कह दिया है कि आपको अभी बहुत सारी चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डोपिंग क्या होता है। आप सभी को पता है किसी को डोपिंग क्या होता है? तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं, डोपिंग का मतलब होता है कि किसी जो कोई प्लेयर है और वो ऐसी मेडिसिन या दवाएं ले रहा है जो उसकी खेल की क्षमताएं हैं उसे बढ़ा रहा है। ठीक है, और वो बैन हो, राइट। तो ऐसी कोई दवाएं जो बैन हो और कोई प्लेयर उसे लेता है और वो उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, दो वर्ड हमेशा याद रखना, डोपिंग और डंपिंग। डंपिंग इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है और डोपिंग गेम्स में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट हुआ है, सालों से डोपिंग के मामले आते हैं। ठीक है, तो उनसे कोई दिक्कत है नहीं, बट उन्होंने बोला है कि डोपिंग का बहुत उल्लंघन होता है और चिंता व्यक्त की है उसके लिए, और कहा है कि प्रशासनिक, नियामक कार्य और खेल से जुड़े पहलुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि अभी इन्होंने कुछ क्लियर कर बोला नहीं है कि आपको मेजबानी मिलेगी या नहीं। मुझे तो मना सा ही लग रहा है, लेकिन ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और ये है हमारे ओलंपिक्स के जो सर्कल आप देखते हैं किस तरीके से डिवाइड है, रेड सर्कल, ब्लैक सर्कल, ग्रीन सर्कल, येलो सर्कल और ब्लू सर्कल। जिस तरीके से ऐसे अगर मैं बात करूं, ऐसे कुछ बना रहता है ना, ऐसा कुछ बना रहता है, याद है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि नेक्स्ट न्यूज बनने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए आप, वो क्या है, आईओसी के बारे में समझ लीजिए। आईओसी आईओसी के बारे में जानिए। आईओसी आईओसी क्या होता है? आईओसी की स्थापना, पहली बात आपको पता होना चाहिए, 1894 में स्थापना की गई थी आईओसी की। 1894 में स्थापित किया गया था और 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे साहब? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में जगह है लॉजेन। क्या है? लॉजेन। आप याद रखेंगे। ठीक, और अभी तक 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं। 205 ओलंपिक समिति, 205
ओलंपिक समिति सदस्य हैं। ये आप याद रखना है आपको ये चीज़ें, ठीक है। क्लियर पॉइंट, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। स्थापना किसने की थी वो एक बहुत ही कोई विशेष चीज़ उनको है नहीं, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। तो जो कमेंट करें उसे छोड़ दो भाई, है हाँ। नहीं आपको लिखना है तो लिख सकते हैं पियरे डे कार्बोटिन, पियरे डे कोबेर्टिन, ठीक है। दूसरे दोबारा सुन लीजिए, पियरे डे कोबेर्टिन, ये इसका नाम है जो ने इसकी स्थापना की थी आईओसी की, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने स्किप ही किया था। अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि प्रोबेबली हमारी लास्ट न्यूज रहने वाली है। तो भारत माता धार्मिक प्रतीक कैसे, यानी कि भारत माता धार्मिक प्रतीक नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हाल ही में निलंबित किए गए केरल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से पूछा है कि भारत माता एक धार्मिक प्रतीक कैसे हो सकती है, उसका चित्र लगाना कानून व्यवस्था की समस्या कैसे हो सकती है। न्यायमूर्ति एन नागेश ने रजिस्ट्रार के एम्स अनिल कुमार से निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये प्रश्न पूछे, ठीक है। अपनी कि अप्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट का कहना है कि भारत माता धार्मिक प्रतीक नहीं है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So thank you for the watching this video. I hope you are doing well and you will be definitely get success in your mission. Keep doing, ठीक है। So thank you very much for watching this video.